हेलो नमस्कार। आज फिर से अपना एक क्लास लेकर आपके सामने आ गए हैं। चैप्टर का नाम है आपका व्यापार से साम्राज्य तक। चैप्टर का क्या नाम है? व्यापार से साम्राज्य तक। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो पीआरटी में हैं, 6 to 8 में हैं और उसके साथ साथ सीटेट के सेकंड पेपर में हैं। सीटेट का जो आपका एसएसटी वाला पेपर है तो उसमें आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी सीरीज है तो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। चलिए, जैसा कि चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है व्यापार से साम्राज्य तक, तो इससे आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही गया है कि कोई ना कोई या तो कंपनी या तो लोग आए होंगे और यहाँ पर व्यापार किए होंगे और व्यापार की सीढ़ियों से चढ़ते हुए धीरे धीरे साम्राज्य तक चले गए होंगे। ठीक, तो ऐसा करने वाला काम कोई और नहीं बल्कि अंग्रेज हैं। कौन है जी? अंग्रेज हैं। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जब यहाँ आने की बात करते हैं तो हमारे पास आई है ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले आने वाले जो कंपनी है वो कौन है हमारा जी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आई है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 31 दिसंबर कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। और ये एक चार्टर्ड के तहत, एक नियम के तहत, कानून के तहत इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से एक घोषणा पत्र लेते हैं और पूरब की तरफ व्यापार करने के लिए, किस तरफ? पूरब की तरफ व्यापार करने के लिए एक एग्रीमेंट लेते हैं कि कोई अन्य कंपनी, कोई भी अन्य कंपनी पूरब की तरफ, कोई भी अन्य कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं आएगी। ठीक, चूँकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मानकर चलिए कि अगर ये हमारा भारत है, मानकर चलिए कि ये हमारा भारत है, इस तरह से ऐसा अगर मान लेते हैं ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर ये हमारा यूरोप बसा हुआ है, ये हमारा यूरोप यहाँ पे बसा हुआ है। और यूरोप से अगर हम अपने आप को देखें तो हम पूरब की तरफ हैं। लगभग हम किस तरफ से हैं जी? पूरब की तरफ हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और ये कंपनी पूरब की तरफ व्यापार करने के लिए अपना एकाधिकार प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? एकाधिकार प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? एकाधिकार प्राप्त करती है। ठीक, इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा। चलो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मुग़ल बादशाह, अगर ये चैप्टर जो जहाँ से शुरू हो रहा है अगर आप देखेंगे तो मुग़ल बादशाह जो हमारा औरंगजेब था, 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और आपको पता है कि औरंगजेब ही वो ताकतवर अंतिम मुग़ल बादशाह था। इसके बाद जो भी बादशाह आए, उसके बाद जो भी उसके बादशाह या आगे वाले उत्तराधिकारी आए, वो सारे के सारे उत्तराधिकारी उतने कारगर साबित नहीं हुए, आधिपत्य नहीं कर पाए, जिसके कारण जो क्षेत्र थे, जो औरंगजेब के वक्त में जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र धीरे धीरे वहाँ के छोटे छोटे जमींदार या वहाँ के रहने वाले छोटे छोटे जो आपके नवाब थे वो धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे। और उनमें से ही मुख्य रूप से जो आपका बंगाल है, चूँकि आज जिस बंगाल की हम बात करें उसकी बात नहीं करेंगे, उस वक्त में जो हमारा बंगाल था, उस बंगाल के अंदर में बिहार था, बिहार के अलावा झारखंड का हिस्सा था, झारखंड के अलावा आपका उड़ीसा था, और उसके साथ साथ पूर्वी बंगाल भी था। पूर्वी बंगाल का मतलब है आज का बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल का मतलब है आज का बांग्लादेश। ये सारे के सारे हिस्सा हुए करते थे बंगाल के। और जो आज बंगाल यानी जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते, ये सारे के सारे राज्य मिल करके, ये सारे के सारे क्षेत्र मिल करके एक क्षेत्र जिसे हम बंगाल के नाम से जानते हैं। तो बंगाल के नवाब जो है वहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियाँ ऊपर की तरफ जाने लगी। ऊपर की तरफ का मेरा अर्थ है कि ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, और स्वतंत्र करने के साथ साथ इन लोगों ने अपने आप को सर्वोच्च सत्ता के रूप में
स्थापित कर दिया। चूँकि दिल्ली में स्थित जो मुग़ल बादशाह थे वे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। ठीक, यहाँ तक चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। अगर थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाएं तो यहाँ से देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनी है। पूरा डेट, एग्जैक्ट डेट आपको बता चुके हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में बना हुआ है। और किससे लिया गया? महारानी एलिजाबेथ से चार्टर, या चार्टर का मतलब इजाज़तनामा, आपसे पूछ लिया। आपसे, हमको अगर मान लीजिए आपके घर में आना है तो हम आपसे हमने क्या किया? पूछ लिया, वही इजाज़त लिया है। और उसी इजाज़त के तरह तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई है कि हम आगे यहाँ पर आकर के व्यापार करेंगे। ठीक, अच्छा, अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी कंपनी ही भारत में आई हुई थी। इसके अलावे भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ यानी अंग्रेज़ों के साथ साथ यहाँ पर आने वाले लोगों में आपके पुर्तगाली थे और पुर्तगाली के साथ साथ आपके फ्रांसीसी थे और साथ ही साथ आपके डच थे। साथ ही साथ आपके कौन थे जी? डच थे। डच का मतलब है जो नीदरलैंड या हॉलैंड का निवासी है, उसको हम किस नाम से जानते हैं जी? डच के नाम से जानते हैं। जैसे हम ब्रिटेन वाले को अंग्रेज या आंग्ल के नाम से जान रहे हैं, उसी तरह से हम नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको डच के नाम से जानते हैं। जिस तरह से भारत के जो निवासी हैं उसको भारतीय के नाम से, या हिंदुस्तान के जो निवासी हैं उनको हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। तो ये लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहे थे, चूँकि भारत में जब भी अगर पानी के रास्ते से आना है, किस रास्ते से आना है? पानी के रास्ते से आना है, तो मानकर चलिए कि ये तो मान के चलिए ब्रिटिश है यानी ब्रिटेन है, इसके साथ साथ इसी साइड में आपका पुर्तगाल होगा। तो ये लोग पानी के सहारे इसी तरह से आएंगे। और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है जी? अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप के नीचे वाला ये जो क्षेत्र है, इसे हम नाम से जानते हैं केप ऑफ गुड होप। किस नाम से जानते हैं जी? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इसी के रास्ते जो है ये भारत में आने का ये एक रास्ता है, जो सी से होते हुए आप आएंगे भारत के क्षेत्र में। तो सबसे पहले आने वाले अगर व्यक्ति का बात किया जाए या यात्री का बात किया जाए तो आने वाला व्यक्ति जो है पुर्तगाल का था। आने वाला व्यक्ति कहाँ का है जी? पुर्तगाल का है, जो कालीकट में पहुँचा हुआ था। कहाँ पहुँचा हुआ था जी? कालीकट में पहुँचा हुआ था। और जो कालीकट है ये केरल राज्य में है। किस राज्य के अंदर में है जी? केरल राज्य में स्थित है। और उस वक्त में कालीकट के पास जो राज्य था वो राज्य जमोरिन का था। किसका था जी? जमोरिन का था। कहीं कहीं पर जमोरिन लिखा मिलेगा, कहीं कहीं जमोरिन मिलेगा, दोनों एक ही बात है। ठीक, तो जमोरिन या जमोरिन का राज्य था और उसने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया। किसका स्वागत किया जी? वास्को डिगामा का स्वागत किया। किसका स्वागत किया? वास्को डिगामा का स्वागत किया। और वास्को डिगामा पहुंचता कब है भारत में? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा है। कब पहुंचा है जी? 1498 ईस्वी में भारत पर पहुंचा है। चलिए, तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? पहला क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो आंसर क्या होगा? वास्को डिगामा। दूसरा क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप रास्ते का खोज या बताने वाला भी कौन था? तो वास्को डिगामा। पहुंचा कहाँ था? तो वो पहुंचा था आपका कालीकट के अंदर में। और कालीकट कहाँ है? केरल राज्य के अंदर में है। और केरल का राजा कौन है? तो केरल का राजा, मतलब केरल का पूरा राजा नहीं, जिस क्षेत्र में कालीकट था वहाँ का राजा जो है जमोरिन है। कौन है जी? जमोरिन है। अच्छा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए या फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप रोक करके पूछ करके लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए। अच्छा,
अब बात करते हैं कि जो यात्री आते थे या जो व्यापारी आते थे, उनका मुख्य लक्ष्य क्या था, चाहते क्या थे। क्योंकि आपको पता है कि जो दक्षिण भारत का हमारा इलाका है, भारत के जो दक्षिण भारत का इलाका है, खास तौर से केरल वाला इलाका, कौन सा इलाका, केरल वाला इलाका। अगर भारत के दक्षिण के इलाके का बात किया जाए, ये मान लीजिए अगर भारत का दक्षिण वाला ये वाला इलाका है, तो हमारा जो दक्षिण वाला इलाका है, यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एरिया आपका गुजरात है, गुजरात के बाद आपका ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद ये गोवा है, गोवा के बाद आपका ये कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद आपका ये केरल है। तो ये जो केरल वाला इलाका है, इधर जो है मसाले होते हैं, क्या होते हैं जी, मसाले होते हैं। जैसे खास तौर से अगर देखा जाए तो मसालों में देखें तो काली मिर्च, क्या मिलती है जी, काली मिर्च, काली मिर्च का उत्पादन होता है, और साथ साथ में इलायची का उत्पादन होता है, इलायची, इलायची का उत्पादन होता है। और ड्राई फ्रूट में अगर देखा जाए तो काजू का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है जी, काजू का उत्पादन होता है। तो जितने भी यात्री थे, जितने भी व्यापारी थे, वो भारत में आए और आ करके काली मिर्च और इलायची और काजू को यहाँ से उठा करके, यहाँ कि यहाँ से खरीद करके ले करके और वापस जो है यूरोप के अंदर ले गए, और वहाँ पर महंगे दामों पर बेच दिए। क्या किए जी, महंगे दामों पर बेच दिए। तो आप खुद सोचिए कि मानकर चलिए एक ही बाजार के अंदर में कई सारी कंपनियां अगर आ जाएं, एक ही बाजार के अंदर में कई सारी कंपनियां आ जाएं, तो एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा होगी, एक दूसरे के प्रति क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। और जब एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा होगी तो युद्ध का भी कारण बनेगा, चूँकि प्रतिस्पर्धाएं होंगी, चूँकि कई प्रतिभागी हो गए उसमें, आपका एक अंग्रेज हो गया, दूसरे पुर्तगाली हो गए, तीसरे आपके डच हो गए, चौथे आपके फ्रांसीसी हो गए। तो ये जब सारे लोग एक साथ होंगे तो चूँकि व्यापार करने का जो जगह है वो भारत है, या जो क्षेत्र है वो भूभाग तो एक ही है, और व्यापार सबको करना है, सबको अपने हितों की रक्षा करनी है। तो सबके बीच में एक आपसी बैर या मनमुटाव समझ लीजिए, सामंजस्य नहीं बैठ पाया, और लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति क्या होने लगा, युद्ध होने लगा, युद्ध की भावनाएं विकसित होने लगी, और धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ने लगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1498 ईस्वी में पहली बार भारत पर पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। किसने लगाया था, पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा। अच्छा, कौन सा जगह का पता किया था, केप ऑफ गुड होप। कहाँ है, अफ्रीका में है, अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण वाले इलाके में, साउथ में है। ठीक, हमने अभी थोड़ा देर ये भी बताया कि समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी ही चीज़ें खरीदना चाहती थी। हमने बताया कि मसाले खरीदने हैं, इलायची खरीदनी है, काली मिर्च खरीदना है, काजू को खरीदना है। ठीक, और साथ ही साथ में चूँकि भारत में सूती के कपड़े और रेशम के कपड़े भी बनते थे, इनकी भी बहुत सारी मांग थी यूरोप की बाज़ारों में। तो वो सब, इन सब चीज़ों के लिए काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि के लिए लोगों के बीच में, यानी कंपनियों के बीच में क्या बढ़ने लगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा जी, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगा, जिसके कारण उन कंपनियों के बीच में धीरे धीरे क्षेत्र के लिए वार होना, युद्ध होना शुरू हो गया। ठीक, आगे अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे अगर देखेंगे तो नीचे आइए, थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है कि बंगाल में व्यापार कैसे शुरू करती है कंपनी, किस तरह से कर रही है। तो देखिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे खुलती है। कहाँ पर खोली जाती है जी, हुगली नदी के किनारे शुरू की जाती है 1651 ईस्वी में। ठीक, कंपनी का व्यापारी यहीं से अपना कामकाज चलाते थे। ठीक, इन कंपनियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, और फैक्टर में वेयर हाउस था जहाँ से निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ठीक है, आगे देखें तो 1696 तक आते आते अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी ने मानकर चलिए कि यहाँ पर अपना एक अड्डा बना दिया, एक फैक्ट्री बना दिया, और यहीं पे अपना एक वेयर हाउस बना दिए। क्या बना दिए जी, वेयर हाउस, जहाँ से निर्यात वाली सारी चीज़ों को रखे रहते थे। निर्यात वाली सारी चीज़ों क्या रखे रहते थे कि हम इसको बेच देंगे, आगे लेकर चले जाएंगे। अच्छा, एक फैक्ट याद रखिएगा, दो शब्द आते हैं, एक है आयात, एक है शब्द आयात, दूसरा शब्द है आपका निर्यात।
आयात का मतलब होता है कि मंगाई जाने वाली वस्तु। कैसी वस्तुएं? मंगाई जाने वाली वस्तु। जैसे अगर हम मंगाई जाने वाली वस्तु, मंगाई जाने वाली वस्तु, मंगाई जाने वाली वस्तु। जबकि निर्यात का मतलब होता है कि भेजी जाने वाली वस्तु, भेजी जाने वाली वस्तु, भेजी जाने वाली वस्तु। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए हम भारत के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, तो चाइना से अगर कोई सामान हम मंगा रहे हैं, चाइना से कोई सामान अगर हम मंगा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमने उस वस्तु का आयात किया है। क्या किया है जी? आयात किया है। जबकि अगर हम भारत से कोई वस्तु बांग्लादेश को बेच रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमने इस वस्तु का निर्यात किया है। तो आयात का मतलब है मंगाई जाने वाली वस्तु, और निर्यात का मतलब होता है भेजी जाने वाली वस्तु। ठीक है। चलो, अब यहाँ तक तो ठीक है। जब कंपनी यहाँ पर आई थी, थोड़ा सा कहानी समझते हैं। जब कंपनी यहाँ पर आई हुई थी, तो कंपनी ने क्या किया कि शुल्क देते थे, टैक्स देते थे, और टैक्स देने के पश्चात वहाँ पर व्यापार करते थे। लेकिन इन्होंने औरंगजेब से ये फरमान निकलवा दिया, या आप ये कहें कि इन्होंने इजाज़त ले लिया या उनको मना लिया कि हम जो है बिना टैक्स के, बिना टैक्स, बिना कर दिए हुए हम व्यापार को क्या करेंगे जी? करेंगे। टैक्स नहीं देंगे और बिना टैक्स के हम व्यापार यहाँ पर करेंगे। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसको मुनाफा ज़्यादा होने लगा, चूँकि कर तो देना नहीं था। अब इसका नाजायज़ फ़ायदा वहाँ के रहने वाले जो निजी ऑफिसर थे, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के जो निजी ऑफिसर थे, उन्होंने व्यापार चलाते वक्त, उनको चूँकि यह छूट तो नहीं थी, कंपनी को छूट था, न कि निजी व्यक्ति को छूट था, कंपनी को छूट दिया गया था। औरंगजेब ने कंपनी को बोला था कि हम आपसे टैक्स या कर वसूल नहीं करेंगे। लेकिन जो कंपनी के निजी ऑफिसर थे, इन निजी ऑफिसरों ने भी व्यापार चलाने लगे और इन पर भी कोई भी टैक्स नहीं देते थे। अब देखिए, अब इससे क्या हुआ कि जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां, वो जो है इसका विरोध करता है। क्या करता है जी? विरोध करता है। अच्छा, अगर बात करें हम लोग देखिए, बंगाल के अगर नवाब में बात करें, किसका बात करें? बंगाल के नवाब का बात करें, तो बंगाल के नवाब में मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला। कौन सा थे जी? सिराजुद्दौला। क्या नाम है जी? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। अंग्रेजों के इस कार्यों से, चूँकि अंग्रेज व्यापार भी हमसे कर रहे थे, मुनाफा भी हम ही से कमा रहे थे, और जो बंगाल का गवर्नेंस था, मतलब बंगाल का जो शासन था, उसको ये लोग टैक्स भी नहीं दे रहे थे। इस बात से सिराजुद्दौला बहुत ही दुखी हुआ और इस बात से रोष में आ गया, गुस्सा में हो गया, और उसने बोला कि हम कंपनी को यहाँ कोई भी व्यापार नहीं करने देंगे और कंपनी के साथ हम कोई भी ताल्लुक भी नहीं रखेंगे। अगर आपको यहाँ व्यापार करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप कंपनी को भी यहाँ से हम क्या कर देंगे जी? बाहर कर देंगे। और क्या करता है, वही बात यहाँ पे देखिए, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। अब इन्होंने कंपनी को रियायत देने से क्या कर दिया? मना कर दिया, और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। नजराने का मतलब है कि टैक्स दीजिए, कर दीजिए और हमारे यहाँ आप व्यापार करिए। ठीक। अच्छा, आगे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं बैठती है, और इसके फलस्वरूप चूंकि कंपनी जो है कह रहा है कि हम टैक्स नहीं देंगे, सिराजुद्दौला कह रहा है टैक्स देना पड़ेगा, तो दोनों के बीच में अब क्या होना लाजमी है जी? युद्ध होना लाजमी हो जाता है। तो देखिए 1756 में, कब जी? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। चूँकि आपको पता ही है कि व्यापारिक रियायत, ये तो बोल रहा था कि देंगे, व्यापारिक रियायत दिया जाएगा, लेकिन आप कर दीजिए और व्यापार करिए। नहीं मानते हैं दोनों लोग। तो
जब नहीं मानते हैं तो सिराजुद्दौला जो है इस बात से बहुत ज़्यादा खफा हो जाता है, और खफा हो करके उसने 30,000 सिपाहियों के साथ 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, और नवाब